क्या करुण नायर वाकई डोमेस्टिक बुली है जो कि डोमेस्टिक या इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है और इंटरनेशनल में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकता? ये बात अब चल रही है करुण नायर के कमबैक को लेके, जो कि अपनी 3 इनिंग्स में कोई बड़ा स्कोर अब तक नहीं कर पाए हैं इस टूर के ऊपर। आपका ओपिनियन जानते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है करुण नायर को लेके, जिसने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर दी थी आते ही इंडियन टीम में कई साल पहले, लेकिन उसके बाद से अब ऑफ कलर दिख रहे हैं। क्या करुण नायर के साथ इंडिया को आगे जो है वो स्टिक करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई और कोई टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कि उसकी तरफ भी इंडिया को देखना चाहिए? अब करुण नायर के जो नंबर्स हैं थोड़े उनको देखते हैं हम। करुण नायर ने 0, 20 और 31 ये नंबर्स हैं अब तक इस टूर में 3 इनिंग्स में करुण नायर के। अब इंटरेस्टिंग बात ये है जो आपने गौर से सुननी है कि इस इंग्लैंड टूर पे अब तक इंडिया को अच्छी बैटिंग कंडीशंस मिली हैं, यानी कि उसमें ऐसा विकेट नहीं है। नॉर्मली आपको पता है कि ज़्यादा सीमिंग कंडीशंस हों तो 200 पे 250 पे टीमें आउट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने भी स्कोर किए हैं और इंग्लैंड ने भी स्कोर किए हैं। तो ये अब तक दोनों मैचेस में हमें अच्छी बैटिंग कंडीशंस मिली हैं, तभी इंडिया के अपने ही टीम के प्लेयर्स ने, ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरी कर दी, शुभमन गिल के 200 हो गए इस टूर के ऊपर, केएल राहुल ने सेंचुरीज की हैं, जडेजा ने रन्स कर दिए हैं। तो हमें रन्स नज़र आए हैं। नए प्लेयर्स यशस्वी जायसवाल ने रन्स किए बहुत अच्छे, लेकिन करुण नायर अब तक कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं। ऐसा होता है, तभी हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में जब प्लेयर को रन करता है तो उसके लिए बहुत आवाज़ उठती है, भाई ज्यादती हो रही है, भाई जुल्म हो गया, मर गया ये लड़का। ऐसी कई आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। ये तो रन्स कर रहा है, इसका फर्स्ट क्लास में 50 का एवरेज हो गया, इसका 60 का एवरेज हो गया। लेकिन एक पॉइंट हम रियलाइज़ नहीं करते कि अक्सर हमारे फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी फ्लैट विकेट्स होते हैं और ज़्यादा बाउंस नहीं होता, मूवमेंट कम देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में बैटिंग आसान हो जाती है। तो आप थोड़े से भी अच्छे प्लेयर हो तो आप रन्स करते हो। इसकी एक और एग्जांपल सरफराज खान भी है। मैं उसकी बैटिंग टैलेंट को अंडरमाइन नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मकसद है कि एशियन कंडीशंस में फ्लैट ट्रैक्स पे रन्स करना, वहाँ खेलना, और बाहर जाके जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा कंपेटिटिव कंडीशंस आएंगी, जहाँ पे थोड़ा बाउंस होगा, सीम होगी या थोड़ा सा पेस होगा, वहाँ पर असल आपका इम्तिहान होता है। अगर तो कोई प्लेयर घर पे ही खेलता रहे, रन्स करता रहे, तो उसमें एक डाउट ज़रूर रहेगा कि क्या ये इतना अच्छा है कि ये बाहर भी जाके कुछ कर पाएगा। इसीलिए इसी का जवाब आता है इंडिया के जो, या पूरी दुनिया में जो ए टूर्स होते हैं। सो किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे नहीं जज करना चाहिए, बल्कि उसको कम से कम 3 ए टूर्स रेड बॉल की मुनासबत से बात कर रहा हूं कि उस पे खिलाने चाहिए, उसमें कंडीशंस को देखना चाहिए। अब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे जज करते हैं, वो सिर्फ रन्स नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने किस तरह के बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन्स किए, आपने किस तरह की कंडीशंस में रन्स किए और टफ मौकों पे कितने रन्स किए। इसको हम इंपैक्ट रन्स कहते हैं। अक्सर प्लेयर आप देखेंगे कि आप उनके रन्स का जब ब्रेक डाउन करते हैं, उसको अलग अलग तरह से देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं, तभी वो नंबर्स लिस्ट में ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं उनके खिलाफ कम रन्स होते हैं। अक्सर ऐसे भी प्लेयर होते हैं, शायद वो टॉप 5 में ना हो, लेकिन उनके जो रन्स हैं ना, वो उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है और टॉप टीम्स के खिलाफ उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ना कि छोटी टीमों के खिलाफ एक ही बार में 200, 250, 300 मार दो और बड़ी टीमों के खिलाफ आपके रन ही बहुत कम हो। उससे बेहतर वो प्लेयर होता है, भले छोटी टीम के खिलाफ 100 कर लो, बड़ी टीम के खिलाफ 60-70 कर लो, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी, वो जो ग्राफ है ना, वो छोटी बड़ी टीम में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्लेयर ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन, डेटा इंजीनियर्स इस्तेमाल होते हैं क्रिकेट में, जो कि राइट काइंड ऑफ डेटा निकालते हैं राइट एंगल से, ताकि प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। वरना तो मैं और आप एक क्लर्क रख लें, वो बस एक कंप्यूटर से कमांड दे, प्रिंट निकले, हाँ भाई ये टॉप 5 बैट्समैन है, टॉप 5 बॉलर हैं, ये टॉप फील्डर हैं, तो इनको रख लो। यही है ना, यही डिफरेंस होता है एक आम आदमी और एक्सपर्ट का, जिस पे प्लेयर को जज करना चाहिए। लेकिन ये सारी बात के बावजूद आई एम नॉट जजिंग एनीवन। मेरा ख्याल ये है कि करुण नायर को इतने सालों के बाद मौका मिला है, अभी एक इनिंग्स बाकी है इस टेस्ट मैच की, डोंट नो आगे उसको कितने मैचेस में इस टूर पे मौका मिलता है, तो मेरा ख्याल है उसको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बैटिंग का काफ़ी कंपटीशन होता है। अब आप जब ग्रैब नहीं करोगे तो बाद में भले कहो कि मुझे सही चांस नहीं मिला या वो नहीं मिला। भाई 4 इनिंग्स भी होती है ना, वो ठीक इनिंग्स मुनासिब होती है। मैं नहीं कहता बहुत बड़ा चांस होता है, तो उसमें कम से कम एक इनिंग्स में तो यार 50-60 ही कर देते, 70 ही कर देते। अभी आपके पास मौका है अगली इनिंग्स में, तो लेट्स सी आप कैसे फेयर करते हो, क्योंकि आपके साथ वाले रन्स कर रहे हैं, तो इसमें एक्सक्यूज़ कोई नहीं होगा। और प्लेयर वही होता है जिसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिले ना, उसमें कोई ऐसा कर दिखाओ, परफॉर्मेंस कर दिखाओ कि उसकी बेस पे आपको आगे फर्दर चांस दे दें। आप समझ रहे हो, पहली इनिंग्स में अगर करुण नायर को 60-70 कर देते ना, तो वो सेफर जोन में आ जाते। अभी वो डेंजर जोन में चले गए हैं। सो आई होप
बेस्ट विशेस फॉर करुण नायर एंड इंडिया। देखते हैं, लेकिन अच्छी बात यह गुड थिंग इज दैट एक्साइटिंग क्रिकेट हो रही है। देखो, एक बंदा जीतता है, एक हारता है, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, और अभी तक हमें काफ़ी अच्छा टक्कर का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में देखने को मिल रहा है।